नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। पहले एक नारा लगा दिया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय। इंडिया 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 इंडिया, जिस नाम को सुनकर हम भारतवासी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। हमारी इस देश के साथ एक खास फीलिंग जुड़ी हुई है, जो हमारी फीलिंग कभी नहीं जाएगी। हम इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। पर हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे विषय में जिसके बारे में शायद ही कई लोग जानते होंगे। आप आज के भारत को जिस प्रकार देख रहे हैं कि आप पहले भी भारत उसी प्रकार था। मैं अखंड भारत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश आजाद होने के बाद वाली बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उस भारत की बात कर रहा हूँ जिसकी नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। तो क्या उस समय भी भारत उसी प्रकार था? चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला बात करते हैं उस समय की भारत की। उस समय का भारत जिस पे राज अंग्रेज करते थे, और जब उन पे ज्यादा दबाव पड़ा तो उन्होंने इस देश को छोड़ने का निर्णय बना लिया। ये दबाव चरखे की वजह से नहीं, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल, भगत सिंह की फांसी और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वजह से आई थी। तो हमारा एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को। हम जैसे आज भारत को देख रहे हैं, ये भारत आजादी के समय वैसा नहीं था। ये भारत कुल 565 विरासतों में बटी हुई थी। इनकी कुल 565 विरासतें बटी हुई थी, जिसपे 565 अलग अलग राजा राज करते थे। उनकी विरासतों में भी उनका एक अलग अलग राज था। जैसे है ना इंडिया का 28 राज्य, उसमें भी कई जिले, उसमें भी कई प्रखंड, उसमें भी कई शहर, कई गांव, उसमें भी कई वार्ड, उसी प्रकार तो उनमें भी उन 565 में भी कई राज्य थे, उसमें भी राज करते थे। तो उसी प्रकार इन सभी को एक सूत्र में लाना था और तब आज का भारत बनाना था। तो इसीलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री का चयन हुआ और प्रधानमंत्री हमारे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। अब वो क्या किए क्या ना किए ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ये आप भले भांति जानते हैं। जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था उसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इन्हें एक गृह मंत्री का भी पोस्ट मिला। और जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन जी के साथ मिलकर किया। इस भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने 565 विरासतों में अधिकांश विरासतों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया, और अधिकांश विरासतें भारत में विलय होने वाले पत्र पे उन्होंने साइन भी कर दिया। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं अभी बताता हूँ। जब भारत आजाद हो रहा था और उनके सामने माउंटबेटन जब इन दो देशों का बंटवारा कर रहे थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, तो उन्होंने एक कुछ शर्तें भी रखी थी कि ये जो 565 विरासतें हैं ये अपनी मर्जी से चाहे वो पाकिस्तान को चुन सकते हैं या इंडिया को चुन सकते हैं, और वो चाहे तो खुद भी अपने आजाद रख सकते हैं। इन पे इंडिया कोई दबाव नहीं डाल सकता है, और हमारे प्रधानमंत्री ने इस पे साइन कर दिया था। हमारे ग्रेट लीडर थे ये श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सर सैल्यूट है सर, आप न होते तो आज हमारा अक्साई चीन के पास न होता। वाह क्या काम किया था सर, पोख हमारे पास होता। वाह क्या दान किया था सर, फिर से सैल्यूट है सर। इनमें से अधिकांश जो 565 विरासतें थी उनमें से सरदार पटेल ने तो अधिकांश को भारत में जोड़ दिया, पर ये चार जो चूतिए थे, चार विरासतें थी, ये भारत में विलय होने से आनाकानी करने लगे। चलिए इन चारों के बारे में जानते हैं बारी बारी से। पहली विरासत आती है हैदराबाद विरासत, जो इन सभी विरासतों में सबसे बड़ी, सबसे समृद्धशील और सबसे अच्छी विरासत थी, जो दक्कन के पठार के पूरे एरिया को कवर करती थी। इस विरासत में अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की थी, और उस पर राज कौन करता था? आप लोग जग जाहिर होंगे, एक मुसलमान शासक जिसका नाम
निजाम मीर उस्मान अली था। ये चूतिया मानता ही नहीं था कि हमें भारत में विलय हो जाना चाहिए, इसे मानने आता ही नहीं था। ये तो जीत पे अड़ा था कि नहीं, मैं तो एक आजाद राज बनाऊंगा, एक आजाद देश बनाऊंगा। पर जब इस पे प्रेशर पड़ा तो इसने पाकिस्तान में मिल जाने को कहा। पाकिस्तान ने इसका साथ दिया, खास करके जिन्ना ने फुल सपोर्ट किया। आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटा इधर बाप खड़ा है हिंदुस्तानी, भाग पीछे जाएगा। पर इसी पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से हैदराबाद लगातार यूरोप से हथियार खरीदते गया। पर इसकी हद तो तब हो गई जब उसने इस हथियार का उपयोग वहां की हिंदू प्रजाओं के विरुद्ध किया और उसने हिंदू प्रजाओं का नरसंहार करना स्टार्ट कर दिया। और हम सभी क्या करते हैं जब किसी हिंदू की मृत्यु होती है किसी गैर धर्म वालों के हाथों, जबकि उसका कोई कसूर नहीं रहता है। मैं सिर्फ किसी गैर धर्म कर रहा हूं तो सिर्फ एक धर्म नहीं, हम सिर्फ एक धर्म को ही टारगेट करते हैं गैर धर्म में, बल्कि हमारा हिंदू धर्म सभी ओर से घिरा हुआ है, सभी ओर से टारगेट पे है। हमें सबको एकजुट होना चाहिए। हम न तब एकजुट थे न हम आज एकजुट हैं। हमारे शिवाजी महाराज भी यही कहते कहते उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया कि हम सभी को एक साथ आना चाहिए। पर हमारी इस पे कोई जू तक नहीं रेंगी थी। क्या करें, ठीक है ना साहब। हमें कहा जाता है कि हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू महामूर्ख होता है जो एक नहीं होता है। बाकी इस पे चर्चा करनी चाहे तो बहुत लंबी टॉपिक हो सकती है, पर हम इस पे चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद के निजाम ने जब हिंदू प्रजाओं पे अत्याचार किया तो इसकी खबर भारत सरकार को पड़ी और भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को हैदराबाद में भेजा और इस अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया। ऑपरेशन पोलो ये अभियान 13 सितंबर 1948 को स्टार्ट हुई थी और लगभग 4 दिन लगे थे भारतीय सेनाओं को उस निजाम को अपने पैरों तले झुकाने में। और इन 4 दिनों में दोस्त भारतीय सेनाओं ने अपना लोहा मनवा दिया था। भारतीय सेनाओं ने ना सिर्फ हैदराबाद को जीता बल्कि उनके निजाम को अपने पैरों तले झुकाया था। पर भारत सरकार ने एक और मेहरबानी की। भारत सरकार ने उसके झुकने की वजह से उसे हैदराबाद का गवर्नर बना दिया। वो फिर से खुश हो गया। फिर से सैल्यूट सर, ग्रेट जॉब। और इसी प्रकार हैदराबाद विरासत भारत में विलय हुआ। अब बात करते हैं दूसरे विरासत की जिसका नाम है जूनागढ़ विरासत। ये विरासत अभी गुजरात के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आता है। इस विरासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की थी, पर इस विरासत पे भी राज एक मुसलमान करता था जिसका नाम मोहम्मद महावत खान जी था। मोहम्मद महावत खान जी ने इसे इज्जत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में मिल जाने का फैसला किया था। ये फैसला तूने किया था, भारत सरकार ने नहीं। तो जब तक भारत सरकार न चाहे तब तक तू कैसे मिल सकता था? और ये बात शायद ये भूल चुका था कि इसके सामने बाप नहीं दादा खड़ा है। लेकिन जूनागढ़ तो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए ऐलान कर चुका था। उसके अधीन आने वाले 2 राज्य ऐसे थे जिनमें अधिकांश नहीं लगभग पूरी जनसंख्या हिंदुओं की थी और उन्होंने हिंदुस्तान में विलय होने की मांग की। पर इसका खबर जूनागढ़ के शासन तक पहुंचता है और उन्होंने इस राज्य को दबाने की कोशिश की, इस पे आक्रमण कर दिया और इसे दबाकर शांत करवा दिया। जब ये जूनागढ़ के अधीन आने वाले और राज्यों को पता चली तो इन्होंने इसका विरोध करते हुए भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने इनकी मदद की भी। भारत सरकार ने तो सीधे तौर पर नहीं की क्योंकि इन्होंने माउंटबेटन के वो उस प्रस्ताव पे साइन जो किया था, इनकी सामर्थ्य ही नहीं थी कि वो कर सके। तो इन्होंने डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट जूनागढ़ शासन को अपने भारत में मिलाने की कोशिश की। वो कैसे? भारत सरकार ने अपने यहाँ से कोयले और ईंधन के निर्यात को जूनागढ़ जाने से ही रोक दिया। बेटा बनाएगा ना तो खाएगा का? तो जब बनाने को ही न मिल रहा था तो खाता का? उस समय गैस नहीं आया था जो मोदी जी फ्री में बांट देते।
तो इस सभी वजह से जूनागढ़ के शासक को भारत में विलय होने के पत्र पे साइन करना पड़ा और ये फैसला सही साबित हुआ। और इसी प्रकार हमारा दूसरा राज्य भारत में शामिल होता है। अब बात करते हैं तीसरे राज्य यानी कि भोपाल की। भोपाल विरासत, ये विरासत ऐसी थी जो इस पूरे भारत के, आजाद भारत के हिस्से में सबसे अंत में विलय किया था। इस विरासत ने, इस विरासत में भी सेम कहानी थी। अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की, पर राज्य एक मुस्लिम शासक हमीदुल्ला खान करता था। हमीदुल्ला खान ने माउंटबेटन को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, माउंटबेटन जी, मैं अब भोपाल को आजाद राज्य के रूप में देखना चाहता हूँ। इसमें माउंटबेटन अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए भेजा। माउंटबेटन ने उन्हें साफ कर दिया, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम चारों तरफ से भारत के सीमा से घिरे हुए हो और तुम्हें भारत में विलय होना ही पड़ेगा। और इस प्रकार इसी दबाव में आकर भोपाल के नवाब ने भी भारत में विलय पत्र पे साइन कर दिया और इसी प्रकार तीसरी राज्य भी इस भारत में शामिल होती है। अब बात आती है चौथी और आखिरी राज्य की, जिसका नाम है कश्मीर। यही एकलौता राज्य था जिसमें बहुसंख्यक समाज मुसलमान थे, पर राज इन पे एक हिंदू शेर करता था और उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर पे राज करते थे, उन्होंने कश्मीर को एक आजाद राज्य के रूप में मांग की क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ज्यादातर प्रजा मुसलमान है और वो पाकिस्तान में विलय होने की मांग करेगी और वो खुद हिंदू हैं, तो उनका दिल पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने उस राज्य को आजाद रखने की मांग की। पर कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनके का सहारा, और भारत के लिए वही तिनका पाकिस्तान साबित हुआ। उसी समय पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया और महाराजा हरि सिंह ने इस हमले से बचने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने भी मदद करने से मना नहीं किया और भारत सरकार ने कश्मीर का मदद की, कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया और तब जाकर राजा हरि सिंह ने भारत में विलय होने वाले पत्र पे साइन किया। पर इसके साथ महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंडीशन भी रखी। कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, यहाँ का संविधान अलग हो, यहाँ के झंडा अलग हो, यहाँ पे कोई बाहर से आकर जमीन न खरीद सके और न जाने क्या क्या। और जिसकी बात हमारे महान प्रधानमंत्री श्री 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 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मान ली और उन्होंने इस बात पे साइन कर दी और वहां पे धारा 370 35 नाम का कानून लगा दिया, जिसे मोदी जी ने हटाया। पहले हमारी सेना उस राज्य की फ्री में रखवाली करती थी, पर एक अलग नजरिए से देखें तो वो राज्य हमारा नहीं था। जब हमारा उस पर कोई हक नहीं था, वो राज्य मेरा नहीं था। हम तो रक्षा भूटान की भी करते हैं, पर भूटान हमारा है एकदम नहीं। वहाँ का संविधान अलग, वहाँ का झंडा अलग, वहाँ का लोग अलग, तो वो मेरा कैसे हो सकता है? वैसे कश्मीर हमारा कैसे हो सकता था जब तक ये कानून थे? तो मोदी जी ने इस कानून को हटाया और कश्मीर को अपना बनाया। तो धन्य हो मोदी जी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो पसंद आने पर शेयर करें, लाइक करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।